Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. An epitome of courage. एपिटेमी का मतलब क्या होता है? अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की बहुत ही खास मिसाल। करेज का मतलब होता है बहादुरी। तो हमारा ये जो लेसन है किसी एक ऐसे इंसान की बहादुरी की खास मिसाल के बारे में है। और आप जानते हैं कि वो कौन है? वो है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. हमारी अक्सर आदत होती है कि हम अपनी कमज़ोरियों के पीछे छुप जाते हैं, या हमारी डिसेबिलिटीज़ यानी माजूरी या हमारे अंदर जो कमियां होती हैं उनके पीछे छुप जाते हैं। और मोर्न ओवर देम आवर होल लाइफ थ्रू। मोर्न करना यानी मातम मनाते रहना, उस चीज़ के बारे में बुरा फील करते रहना, और ये ज़िंदगी भर तक हम सिलसिला जारी रखते हैं। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, डिड नॉट डू सो। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग इस सदी के सबसे बड़े साइंसदानों में से माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. हालांकि उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जो बहुत ही कम पाई जाती है और बहुत ही खौफनाक होती है, ख़तरनाक होती है, लेकिन डॉक्टर हॉकिंग ने कभी भी अपनी जो रिसर्च है उस पर रोक नहीं लगाई। बेखौफ वो उसे करते गए, अनडॉन्टेड यानी बगैर किसी डर के। His exemplary courage should inspire us to do our best, even under trying circumstances. उनकी मिसाल हिम्मत हमें ये तरगीब देती है कि चाहे जैसे भी हालात हों, जैसी भी आजमाइशें हों, तकलीफ़ें हों, हमें हमेशा अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। He passed away on March 14, 2018. मार्च 14, 2018 में वो इस दुनिया से चले गए। Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London, on the 8th day of January 1942. ठीक 300 साल बाद जब गैलीलियो इनकी मौत हुई थी, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग की पैदाइश हुई थी ऑक्सफोर्ड, लंदन में 8 जनवरी 1942। आपने जो साइंटिस्ट हैं गैलीलियो, उनके बारे में ज़रूर सुना होगा। गैलीलियो जो थे, ये वो साइंटिस्ट थे जो पहली बार जिन्होंने प्रूव किया था कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, वो गोल है। और उनकी इस प्रूफ की वजह से, इस बात की वजह से उन्हें बहुत सारे परेशानी उठानी पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त जो लोग पावर में थे उन्होंने उनके खिलाफ बहुत सारी साजिशें की, उन्हें तड़ीपार किया गया, बहुत तकलीफ़ें उठाई उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी जो अपनी बात कही उस पर वो अड़े रहे। Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. उनके पेरेंट्स को शायद ही इस बात का गुमान था होगा, या उन्होंने कभी सोचा होगा कि जो उनका छोटा सा बच्चा है वो इस सदी का एक महान साइंटिस्ट, साइंसदान के तौर पर माना जाएगा, सराहाया जाएगा। Neither could anybody imagine that his mind would soar up into the space like light. ना कोई ये इमेजिन कर सकता था, सोच सकता था कि उनका जो दिमाग है वो जो है आसमान में रोशनी की तरह परवान भरेगा। More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. और सबसे ज़्यादा पते की बात यह है कि कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जो स्टीफन हॉकिंग है ये एक दिन एपिटमी ऑफ करेज कहलाए जाएंगे, यानी कि बहादुरी की मिसाल कहलाए जाएंगे। करेज इज़ अ वंडरफुल थिंग। बहादुरी, दिलेरी, ये एक बहुत ही हैरत अंगेज चीज़ है। इट इज़ दैट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट व्हेन फेस्ड विद अ ग्रेट कैलामिटी। ये वो खूबी है जब इंसान के सामने कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, कैलामिटी, तब वो हार नहीं मानता, वो डर नहीं जाता।
It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये जो लेसन है ये तब लिखा गया था जब वो ज़िंदा थे. तो आज की तारीख में वो ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन ये लेसन पहले लिखा गया था, इसलिए यहाँ पर उन्हें लिविंग लेजेंड कहा जा रहा है. और काफ़ी चीज़ें हैं इस लेसन में जो प्रेजेंट टेंस में लिखी गई हैं, ये सोचकर कि वो ज़िंदा हैं. तो इस लाइन का क्या मतलब है कि इट वुड नॉट बी एन एग्जैजरेशन. एग्जैजरेट करना यानी किसी छोटी मोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके बताना. लेकिन ये जो चीज़ है ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये तो सच है कि जो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हैं वो एक ज़िंदा मिसाल है कॉस्मोलॉजी की. लेजेंड का मतलब होता है अपने एरिया के बहुत माहिर इंसान. तो जो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग है वो कॉस्मोलॉजी की दुनिया के माहिर थे. कॉस्मोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स. कि जो यूनिवर्स है, हमारी कायनात है, वो कैसे शुरू हुई थी और कैसे बनी थी, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये उन सारी चीज़ों के एक्सपर्ट थे. तो एक्सपर्ट के अलावा जो राइटर हमारे स्टीफन हॉकिंग के बारे में कहते हैं वो ये कहते हैं कि स्टीफन हॉकिंग इज़ वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप. यानी कि करेज एंड होप यानी हिम्मत और पुरुमीदी, इसे अगर इंसानी शक्ल दी जाए, पर्सोनिफिकेशन किया जाए इसका, तो वो हम डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के अंदर देख सकते हैं. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair, thanks to a cruel quirk of fate. उनके दिमाग के अलावा उनका जो पूरा जिस्म है, उनका जो पूरा बॉडी है, वो एक व्हील चेयर पर ही बंधा हुआ रहता है. और ये क्यों है? ये एक बहुत ही किस्मत का बुरा खेल है. क्वर्क ऑफ फेट यानी अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी, यानी अचानक से जब आपकी किस्मत पलट जाती है. येट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. और इसके बावजूद कि वो व्हील चेयर पर हैं, उनका जिस्म काम नहीं करता, सिर्फ उनका दिमाग काम करता है, और तब भी वो इस सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. जब स्टीफन छोटे थे तब वो काफ़ी नॉर्मल थे, एवरेज थे, यानी किसी चीज़ के एक्सपर्ट या दानिशमंद इस तरीके से कोई उन्हें नहीं पहचानता था. और वो नॉर्मल टीनेजर्स की तरह, टीनेजर कौन होते हैं? जो बच्चे 13 साल के होते हैं या उससे ऊपर के, वो शरारतें करते थे और उन्हें जो है म्यूज़िक और मैथमेटिक्स से बहुत लगाव था. Even when his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. और उनके जो वालिद थे, जो उनके फादर थे, वो चाहते थे कि वो मेडिसिन पढ़ें, यानी वो डॉक्टर बने. लेकिन स्टीफन हॉकिंग की ज़िद थी कि उन्हें जो है मैथमेटिक्स ही पढ़ना है. ही वॉज बेंट ऑन, यानी कि वो अड़े रहे इस चीज़ पर. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. तो उस ज़माने में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में मैथमेटिक्स का कोर्स नहीं था, इसलिए उन्हें फिज़िक्स लेना पड़ा. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. जब स्टीफन 17 साल के हुए तब उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि वो इंक्रीजिंगली क्लमजी बनते जा रहे हैं. क्लमजी का मतलब होता है ऑकवर्ड, इनकॉम्पिटेंट. ऑकवर्ड यानी कि कुछ अजीब सा बिहेव करना अलग तरीके से, और इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि जिसमें कमियां होती हैं. तो यानी जब भी वो कुछ काम करते थे तो वो ठीक से नहीं कर पाते थे, सलीके से नहीं कर पाते थे. एंड इवन फेल डाउन अ कपल ऑफ टाइम्स फॉर नो रीज़न, और वो अचानक से गिर जाया करते थे बिना किसी वजह की. दिस परप्लेक्स्ड हिम एंड ही वेंट टू सी हिज फैमिली डॉक्टर, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS, or LOU, Gehrig's disease, that affects the nervous system and eventually weakens all the muscles of the body. तो ये जो चीज़ें उनके साथ हो रही थी, इससे वो हैरान थे, परेशान थे,
परप्लेक्स्ड यानी फुल ऑफ डिफ़िकल्टी, कन्फ्यूज्ड कि परेशानी थी उनमें, कन्फ्यूजन था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो डॉक्टर के पास गए जो उनके फैमिली डॉक्टर थे, और जो डॉक्टर थे उन्होंने उनका एग्जामिनेशन किया और उन्होंने पता लगाया कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग को एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है जो बहुत ही कम पाई जाती है, और वो डिज़ीज़ थी ALS या LOU गेहरिक जिसका नाम है। तो इस बीमारी का जो असर है ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पे होता है, यानी जो हमारा अस्मी निज़ाम है, जो हमारे ब्रेन का चलने का जो सिस्टम होता है उस पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से ये होता है कि जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे पट्टे हैं, हमारी मांसपेशियां हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। वीकन यानी कमज़ोर हो जाना। Stephen says that even as a child, his muscle coordination was nothing to write home about. स्टीफन कहते हैं कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तब भी जो है उनका मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो सही नहीं था। नथिंग टू राइट होम अबाउट का मतलब होता है कि कोई काबिल तारीफ़ चीज़ नहीं थी। तो इस बात का एहसास जो है उन्हें बचपन से था। He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy. वो इस बात को याद करते हैं कि जो उनकी हैंडराइटिंग थी वो काफ़ी बुरी थी, और जो उनके टीचर हैं वो बहुत नाराज़ हो जाते थे। फिट ऑफ फ्रेंसी, ग्रेट अनायंस और रेज, यानी बहुत गुस्सा आना, किसी चीज़ पर चिढ़ना। नॉर वॉज ही इंक्लाइंड टूवर्ड स्पोर्ट्स, नेवरदलेस दिस डिजीज़ केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, और ना ही उन्हें स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी थी। नेवरदलेस यानी खैर, ये जो डिज़ीज़ है ये उन्हें एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की तरह लगी, यानी एक बहुत बड़ा झटका लगा उन्हें। How much time he had left on this planet was very uncertain. इस दुनिया में उनका कितना वक्त बचा था ये कहना बहुत मुश्किल था। The prognosis was bad and the doctors said they could not do much. Prognosis यानी तशख़ीस मर्ज़, फोरकास्ट ऑफ अ फ्यूचर हेल्थ कंडीशन की, जो हेल्थ कंडीशन है मरीज़ की, उसकी सेहत है वो आगे चल के कैसी होगी। तो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि जो उनकी तबीयत है ये बिगड़ती जाएगी आगे चलकर और बुरा होता जाएगा, और डॉक्टर्स ने कहा था कि वो इस मामले में कुछ कर नहीं पाएंगे। अनडॉन्टेड, स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च एंड इवन गॉट एंगेज्ड टू अ जेन वाइल्ड। अनडॉन्टेड यानी नॉट अफ्रेड ऑफ मिसफॉर्च्यून्स, कि वो इस चीज़ का उन्हें डर नहीं था कि आगे चल के उन्हें क्या झेलना पड़ेगा। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है बदकिस्मती, और उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी जो रिसर्च है वो जारी रखी, और एक लेडी थी जिनका नाम था जेन वाइल्ड, उनसे उनकी सगाई भी हुई। Hawkins says that ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying the life the most. हॉकिंग कहते हैं कि आयरॉनिक एज इट मे साउंड, आयरॉनिक का मतलब होता है कि कोई तंज भरी बात, बिल्कुल उलट सुलट बात, कि इस स्टेज में, इस डिसमिल स्टेज में, यानी इस बुरे हालत में उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो सबसे ज़्यादा एंजॉय की। तो ये कहना तो आयरॉनिक ही है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो बदल चुकी थी, उनकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन वो कहते हैं कि इस हालत में ही उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है उसके सबसे ज़्यादा मज़े जो हैं वो इस हालत में लिए। दिस ही सेज वॉज बिकॉज ही स्टार्टेड लिविंग लाइफ फॉर द मोमेंट एंड कंटिन्यूड हिज डॉक्टरल रिसर्च वर्क विथ रिन्यूड विगर। और ऐसा वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जब उन्हें इस डिज़ीज़ का पता चला तब उनके दिल में ये एहसास हुआ कि अब मुझे रोकर या ये सोचकर कि आगे क्या होगा, इससे कुछ नहीं फ़ायदा है। तो उन्होंने जो है वो हर पल के लिए जीने लगे, हर मोमेंट के लिए जीने लगे, और जो उनकी रिसर्च थी उसे उन्होंने जारी रखा, जिससे उन्हें PhD की डिग्री हासिल हुई। और ये सब उन्होंने एक नए जोश के साथ किया, रिन्यूड विगर, यानी एक नया जोश उनमें पैदा हुआ था। In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled.
तो इस दौरान जो उनकी जो डिज़ीज़ थी, जो बीमारी थी, वो जो है उनकी बॉडी में फैलती गई और वो पूरी तरह से माजूर हो गए. He began studying the concept of black holes to get his PhD. तो PhD का जो उनका टॉपिक था वो क्या था? Black holes था. By this time he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. तो उनके जो PhD के स्टडी के दौरान वो पूरी तरह से व्हील चेयर पर थे और फिर क्या हुआ कि वो अपने हाथ जो है वो भी ठीक से हिला नहीं पाते थे, यूज़ नहीं कर पाते थे. उनका जो कंट्रोल है हाथों पे, अपना जो बस है, और जो स्पीच पे यानी जो उनकी बोली थी, उनकी ज़बान थी, वो भी ठीक नहीं रही, वो भी लड़खड़ाती रही. द स्टडी ऑफ ब्लैक होल स्पार्क्ड हिज इमेजिनेशन विद ब्राइट आइडियाज़. ब्लैक होल्स की जो उनकी स्टडी थी, उनका जो रिसर्च था, उसने जो है उनका जो इमेजिनेशन है उसे स्पार्क किया यानी उसमें एक नया जोश भर दिया. जो उनकी तख़ील है, जो उनकी कल्पना है, उसमें नए नए ब्राइट आइडियाज़ आने लगे, यानी एक से एक बढ़कर आइडियाज़ आने लगे. ही मेड मैनी एपिक मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट शुक एस्टैब्लिश्ड थियोरीज. एपिक मेकिंग यानी ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस एट अ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड टाइम, यानी ऐसी खास बात या खास बयान उन्होंने दिए उस दौरान जिन्होंने जो एस्टैब्लिश थियोरीज़ हैं, यानी जो पहले से मानी हुई जो थियोरीज़ थी, उनकी बुनियाद को उन्होंने हिला दिया अपने बयान से. साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स बिगैन विद अ बिग बैंग. साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, उसकी शुरुआत किससे हुई थी? बिग बैंग से. आपने बिग बैंग के बारे में पढ़ा होगा. टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट बेटर, स्टीफन इन्वेंटेड what is known as lie algebra. और इस चीज़ को ठीक से समझाने के लिए स्टीफन ने एक नई चीज़ की ईजाद की, इन्वेंट किया, जिसका नाम था lie algebra. Though confined to a wheelchair with no control over his body save a finger and with a computer to help him express his thoughts, Dr. Stephen Hawking is an authority on profound subjects of science. तो चाहे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग एक व्हील चेयर तक ही महदूद हैं, सीमित हैं, और उनका जो है उनकी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है सिवाय एक फिंगर के, एक उंगली के, जिससे जो है वो अपना जो एक उनका कंप्यूटर था जो उनके व्हील चेयर से अटैच हुआ करता था, उससे अपने थॉट्स जो हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, वो लोगों के सामने एक्सप्रेस करते थे, जाहिर करते थे. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी एक अथॉरिटी बन गए, यानी जो साइंस के सब्जेक्ट्स थे उन पर उनका इतना दबाव था, उनका दबदबा था, अथॉरिटी थी. न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स एंड अवार्ड्स हैव बीन बिस्टोर्ड ऑन हिम. बहुत सारे अवार्ड्स, डॉक्टरेट्स के साथ जो है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग को नवाजा गया है. ही इज़ अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी एंड अ मेंबर ऑफ द US नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस. रॉयल सोसाइटी जो है ये एक ग्रुप है जिसमें नामी गिरामी साइंटिस्ट, साइंस की दुनिया से जो रिलेटेड लोग हैं, इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, ये जो ब्रिटेन के हैं यानी यूनाइटेड किंगडम, जो बरतानिया के लोग हैं, और जो उनके अंदर जो कंट्रीज़ थी, जैसे हम कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ कहते हैं, जैसे इंडिया भी एक कॉमनवेल्थ का कंट्री है, तो ये उन लोगों का ग्रुप है. उसके जो हैं स्टीफन हॉकिंग मेंबर हैं, जो एक बहुत ही रेयर चीज़ है, हर कोई इसका मेंबर नहीं बन सकता. और इसी तरह एक और ग्रुप है जिसका नाम है US नेशनल अकेडमी, और स्टीफन हॉकिंग जो है इस ग्रुप के भी मेंबर हैं. In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawking is a very humble man. आइंस्टाइन जो थे वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, और सब कहते हैं कि जो उनका IQ था वो बहुत हाई था. तो जो डॉक्टर हॉकिंग हैं, लोग जाहिर सी बात है कि उनकी बराबरी जो है आइंस्टाइन से करते थे कि आप जो हैं आइंस्टाइन की तरह ही इंटेलिजेंट हैं, दानिशमंद हैं. लेकिन डॉक्टर हॉकिंग जो थे उनमें बिल्कुल घमंड नहीं था, वो बहुत ही हम्बल मैन थे, यानी आजिज़ी इंसान थे. तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उनमें जो प्राउड वाली फीलिंग होती है वो नहीं होती है. अ सिंपल डाउन टू अर्थ मैन, ही हैज़ ऑथर्ड मैनी बुक्स डीलिंग विथ हिज ऑसम आइडियाज़, कीपिंग अ ले मैन इन माइंड. तो वो एक
बड़े ही सिंपल से इंसान थे, डाउन टू अर्थ थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिसमें वो अपने जो ऑसम आइडियाज़ थे, जो उनके हैरत अंगेज़ आइडियाज़ थे, वो अपनी बुक में पेश किया करते थे और ले मैन को ध्यान में रखते हुए। तो ले मैन कौन होता है? ले मैन होता है आपकी और हमारी तरह जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जो किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। जैसे अब साइंटिस्ट थे डॉक्टर हॉकिंग, तो उनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो क्या सब समझ सकते हैं? सब नहीं समझ सकते हैं। तो वो हमारी तरह आम आदमी को ध्यान में रखते हुए उनकी किताबें लिखा करते थे। His writing is full of wit and humor. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का जो लिखने का तरीका था, जो अंदाज़ था, वो बिल्कुल अक्लमंदी से तो भरा हुआ था, विट से भरा हुआ था, लेकिन उसमें ह्यूमर भी था। वो मजाकिया अंदाज में लिखते थे ताकि हमारे जैसे जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट नहीं हैं, वो भी ये किताब पढ़ सकें, उन्हें मज़ा आए पढ़ने में। तो जो है उनका लिखने का जो स्टाइल था वो ज़राफ़त का स्टाइल था। His style is so lucid that non-scientists can also understand him, कि उनका जो स्टाइल है वो इतना आसान तरीके से वो लिखते हैं। लूसिड यानी किसी चीज़ को आसानी से पेश करना, कि जो नॉन साइंटिस्ट इंसान हैं वो भी उनकी जो बात है, जो किताब में वो लिखते थे, उसे आसानी से समझ सकते हैं। His book A Brief History of Time is one of the best selling books of our times. तो उनकी जो किताब है A Brief History of Time, ये हमारी दुनिया में, आज की दुनिया में बिकने वाली, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking, the quintessence of optimism and hope, says, "Not very different from the rest." जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपको ये ख़तरनाक बीमारी है ALS, इसके बारे में आपको कैसा फील होता है, क्या एहसास है आपके इस बारे में, तो डॉक्टर हॉकिंग, जो क्विंट एसेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप हैं, क्विंट एसेंस का मतलब है अ परफेक्ट एग्जाम्पल, एक बेहतरीन मिसाल, और ऑप्टिमिज्म का मतलब है स्टेट ऑफ हैविंग पॉजिटिव बिलीफ, जो पुरुमीद इंसान होता है, जो हमेशा अच्छा सोचता है। तो उन्होंने कहा, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मुझे दूसरों से कुछ अलग महसूस नहीं होता। आई ट्राई एंड लीड एज नॉर्मल अ लाइफ एज पॉसिबल, कि मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की पूरी कोशिश करता हूँ। एंड नॉट थिंक अबाउट माई कंडीशन और रिग्रेट द थिंग्स इट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम डूइंग विच आर नॉट मैनी। तो वो कहते हैं कि मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हूँ और उन चीज़ों के बारे में और अपनी हालत के बारे में नहीं सोचता हूँ, कि हर वक्त ये सोचते रहना कि मैं माजूर हूँ, मुझ में ये कमी है, या मैं उन चीज़ों के बारे में मलाल नहीं करता जो मैं नहीं कर सकता अपनी हालत की वजह से, विच आर नॉट मैनी, और ऐसी वो कोई चीज़ें हैं भी नहीं जो मैं मिस करता हूँ। तो उनका ये कहने का मतलब है कि ज़िंदगी जो है, चाहे आप में हैंडीकैप है नहीं है, हमें जो ज़िंदगी है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीनी चाहिए। सिर्फ कमज़ोरियों के बारे में अगर हम सोचते रहेंगे तो जो हमारे अंदर अच्छाई है, जो हमारे अंदर हुनर है, हमारे अंदर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनका इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो थे वो सिर्फ अच्छी बातों पर कॉन्सेंट्रेट करते थे। डॉक्टर हॉकिंग firmly believes that in the next millennium, science will discover the core secrets of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. तो डॉक्टर हॉकिंग का ये पक्का यकीन है कि अगले 1000 साल में साइंस जो है वो ऐसी चीज़ें दरियाफ्त करेगा, खोज निकालेगा, जो सीक्रेट्स हैं, कोर सीक्रेट्स हैं, जो गहरे राज हैं हमारे यूनिवर्स के, हमारी कायनात के, उसके ओरिजिन के, यानी उसकी जो शुरुआत है, उसकी हिस्ट्री के, यानी जो उसके पीछे की जो कहानी है, एंड मे बी इवन प्रिडिक्ट इट्स अल्टीमेट डिमाइस, और शायद वो ये भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ये भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आखिरकार जो हमारी जो यूनिवर्स है, इसका
एंड कब होगा, ये ख़त्म कब होगी।